Welcome to Fact with us. Together we can and we will make the difference. For this we have to work together. हम बताएंगे, आप सीखेंगे और जानेंगे, और कुछ अलग करने के लिए आज हम लोग लेके आए हैं मैथ का आप लोग का अगला सेशन। तो शुरू करते हैं दोस्तों मैथ का सेशन। पहला सवाल, रूट के अंदर 0.65 का होल स्क्वायर माइनस 0.16 का होल स्क्वायर को सरलीकृत करने पर यह घटकर क्या होता है? 0.63, 0.65, 0.54 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर ध्यान दें आप तो यह इस फॉर्मूले पे आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर यह बेस्ट है। तो अगर इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको तोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 0.65 प्लस 0.16 इंटू 0.65 माइनस 0.16। इसको जोड़ने पर हमें मिलेगा 0.18 और इसको मिल जोड़ने घटाने पर हमें मिलेगा 0.49। 0.81 का रूट वैल्यू होता है 0.9 और 0.49 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे उसका वैल्यू आएगा 0.7 और इसको गुना करेंगे हम तो 9 सतह 63 और 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 0.63 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, हल कीजिए 81.84 जोड़ 118.16 भागा 5/3 बराबर 1.2 गुने 2 जोड़ यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 0.8 माइनस 0.8 0.6 या माइनस 0.6। तो दोस्तों अब पहले ही बताया जा चुका आप लोग को, इस सवाल ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग बॉडमास रूल का यूज़ करते हैं। बॉडमास रूल क्या कहता है? बॉडमास रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इस आधार पे हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल। तो पहले ब्रैकेट का काम अगर हम लोग करते हैं तो 81.84 जोड़ 118.16 उसको जोड़ेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा कितना? 200 भागा 5/3 यानी 5 3 बार गुना होगा यानी 125 यानी 200 भागा 125 बराबर 1.6 और यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं 1.2 गुने 2 को तो हमें मिलेगा 2.4। तो 2.4 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो उसका साइन जो है बदल जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह को यहीं रहने देते हैं। तो माइनस 2.4 जोड़ 1.6 तो माइनस 2.4 में से 1.6 घटेगा तो हमें मिलेगा माइनस 0.8। तो इसका सही आंसर होगा माइनस 0.8। अगला सवाल, 8 जोड़ 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या है? रूट 5 जोड़ रूट 3, 2 जोड़ रूट 2, 2 रूट 2 जोड़ 2 रूट 6, 2 रूट 5 जोड़ 2 रूट 3 या रूट 2 जोड़ रूट 6। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। दिया हुआ है हमें 8 जोड़ 2 रूट 15। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 5 जोड़ 3 और इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 गुने 2 रूट 5 गुने रूट 3। तो यह आ जाएगा 5 का रूट 5 का स्क्वायर जोड़ रूट 3 का स्क्वायर और यह 2ab इस फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट 5 जोड़ रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर से रूट को बाहर कर देते हैं तो हमें मिलेगा रूट 5 जोड़ रूट 3। इसका सही जवाब होगा रूट 5 जोड़ रूट 3। अगला सवाल, यदि 3/5 x बराबर 81/625 है तो x का मान क्या होगा? 16, 256, 0 या 32। हमें दिया हुआ है 3/5 x बराबर 81/625। हम जानते हैं 3/4 बराबर 81 और 5/4 बराबर 625 होता है यानी कि 3/5 बराबर हो जाएगा हमें 81/625 यानी 3/5 x बराबर 81/625। दोनों समीकरण को अगर हम तुलना करते हैं तो हमें मिलेगा x बराबर 4, क्योंकि यहाँ 3/5 x बराबर है 81/25 और यहाँ 3/5 बराबर है 81/25। इन दोनों को हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यानी 4/4 बराबर 256। इसका सही जवाब होगा 256। अगला सवाल, 196 का स्क्वायर गुने 56 भागा 14/5 गुने 1021 बराबर क्या होगा? तो दोस्तों आपको पहले बताया है कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बॉडमास रूल का यूज करते हैं। यहाँ पर 196 को हम लोग लिख सकते हैं 14 का होल स्क्वायर गुने 56 भागा 14/5 गुने 1021। यहाँ पर 14/4 हो जाएगा ये गुने 56/14/5 गुने 1021। इसको हम लोग लिख सकते हैं 56। यहाँ पे 14/5 है और ये 14/4 है, ये आपस में कट जाएंगे तो बच जाएगा क्या? 56/14 गुने 1021
यानी कि 14 चौके 56, 4 बार में ये कट जाएगा तो बच जाएगा 4 गुने 1021 यानी 4048। 4048 इसका सही जवाब होगा। 4048 नहीं, 4084 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल 4084। अगला सवाल 5.1/5 घटाओ 3.1/3 घटाओ ब्रैकेट के अंदर 2.1/2 घटाओ ब्रैकेट के अंदर 1/3 जोड़ 1/6 घटाओ 1/12 का मान क्या होगा? 59/20, 34/90, 65/67 या 45/67। इसको भी हम लोग बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो इन तीनों का लघुत्तम आ जाएगा 12। इनको अगर हम करते हैं सॉल्व तो हमें 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 और 4 एकम 4 यानी 4 जोड़ 6 दूनी 12 जोड़ 2 घटाओ 1 यानी कि हमें यह मिल जाएगा 4 2 6 घटाओ 1 यानी कि 5/12। 5/12 प्लस में 5/12 माइनस में, ये कटकर शून्य हो जाएंगे। सॉरी 5/2 घटाओ 5/12, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 12। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 25/12। यहाँ पर हमें है 10/3 घटाओ 25/12। तो ब्रैकेट के अंदर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं इनका लघुत्तम भी आएगा 12 तो ये हमें मिल जाएंगे 15/12 यानी 21/5 घटाओ 15/12 यानी 21/5 घटाओ, इसको काट कर हम कर सकते हैं 5/4। इसका लघुत्तम आ जाएगा हमें 20 यानी 84 घटाओ 25/20 बराबर 59/20। इसका सही जवाब होगा 59/20। अगला सवाल, एक आदमी अपनी 3 महीनों की आमदनी 4 महीनों में खर्च करता है। अगर उसकी मासिक आमदनी 2000 रुपये है तो वार्षिक बचत क्या होगी? 3000 रुपये, 4000 रुपये, 6000 रुपये या 9000 रुपये? तो दोस्तों दिया हुआ है मासिक आय 2000, 3 महीने की आय को वह 4 महीने में खर्च करता है। तो आय बराबर क्या हो जाएगी? बचत जोड़ उसका व्यय, क्योंकि जितना वह कमाता है वह जितना बचाता है और वह बाकी खर्च कर देता है। तो चूंकि आम व्यक्ति की 4 महीने की आय क्या हो जाएगी? 2000 रुपये वो पर महीने कमाता है यानी 4 दूनी 8000 रुपये, और 4 महीने उसका 4 महीने का खर्च 3 महीने के बराबर है यानी कि 3 गुने 2000 यानी कि 6000 रुपये। तो 4 महीने में आदमी द्वारा बचाया गया रुपया कितना हो जाएगा? 8000 घटाओ 6000 बराबर 2000 यानी कि 4 महीने में आदमी बचाता है कितना? 2000 रुपये। चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 महीने में वो आदमी कितना बचाएगा? 3 गुने 2 यानी कि 6000 रुपये। वह व्यक्ति एक साल में 6000 रुपये बचाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति 40 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 20x रुपये का एक फ़ोन खरीदता है और उसे 60x स्क्वायर प्लस 30x रुपये में बेचता है। उसे प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 40%, 50%, 60% या 45%। दिया हुआ है फ़ोन की लागत 40x स्क्वायर प्लस 20x, फ़ोन का विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है 60x स्क्वायर प्लस 30x। तो प्रतिशत लाभ हम जानते हैं विक्रय मूल्य घटाओ लागत मूल्य बटा लागत मूल्य गुने 100। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य घटाओ लागत मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 60x स्क्वायर प्लस 30x, उसमें से घट जाएंगे 40x स्क्वायर माइनस 20x। तो लाभ हमारे पास क्या बच के आ जाएगा? 10x ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1, क्योंकि इन दोनों में से 10x हमने कॉमन ले लिया है। तो लागत मूल्य हमारे पास बच जाएगा 20x गुने 2x प्लस 1। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा लागत मूल्य गुने 100। लाभ हमारे पास कितना है? 10x गुने 2x प्लस 1 बटा 20x गुने 2x प्लस 1 गुने 100 बराबर आ जाएंगे ये कटकर 10/20 गुने 100 यानी कि 50%। तो इसका सही जवाब होगा 50%। अगला सवाल, 9 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 3 संख्याओं का 65 है। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 10 कम है तो 10वीं संख्या क्या होगी? 80, 70, 75 या 85। 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 60, पहली 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 55 और अगली 3 संख्याओं का औसत है 65। तो 10वीं संख्या जो है वो 9वीं संख्या से 10 ज़्यादा है। तो 9 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा?
60 गुने 9, क्योंकि हम जानते हैं कि औसत बराबर कुल संख्या, जितनी संख्याएं हैं उनके से गुना कर दिया, यानी 9 छक्के 54, यानी 540 उन संख्याओं का योग हो गया। पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 55 गुने 5, क्योंकि पहली 5 संख्या है यानी कि 275। अगली 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 65 हमें दिया हुआ है, यानी 65 गुने 3 यानी कि 195। तो 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल संख्याओं का योग कितना है, 9 संख्याओं का 540, जिसमें से पहली 8 संख्याएं निकल गई हैं, यानी कि 540 घटाओ 275 घटाओ 195, यानी कि 540 घटाओ 470 बराबर 70। तो 9वीं संख्या 70, तो 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 10 ज़्यादा है, यानी 70 जोड़ 10 बराबर 80, इसलिए सही जवाब होगा 80। अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, √25, 5/√25, √25/5 या 1/√25। तो √25 का मान हम लोग जानते हैं कि 5 होगा, 5/√25 यानी कि 5/5 बराबर 1, √25/5 यानी कि 5/5 बराबर 1, 1/√25 बराबर 1/5 यानी 0.2। तो सबसे छोटी संख्या होगी 1/√25। अगला सवाल, x का मान ज्ञात कीजिए, 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 1080 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 6⁴x। यहाँ पर हमको x का मान निकालना होगा। x का मान क्या होगा, 4, 6, 8 या 2। हमें दिया गया है 2⁵ गुने 3⁴ गुने 1080 भागा 15 बराबर 6⁵x। तो 2⁵3 गुने 3⁴ गुने 72, क्योंकि पहले हम लोग भागा का काम करेंगे, तो 15 से अगर 1080 में 15 से भागा देंगे हमें मिलेगा 72। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2⁵3 गुने 3⁴ गुने 2 गुने 6⁵2। इस हम लोग 6 गुने 6 यानी कि 36 गुने 2 यानी कि 72, 72 को हम तोड़कर इस रूप में लेके आ गए बराबर 6⁵x। तो क्या हो जाएगा, 2⁵4 गुने 3⁵4 गुने 6⁵2 बराबर 6⁵x। तो ये हो जाएगा, चूंकि इनका घात एक जैसा है, बेस अलग अलग है, इसलिए बेस आपस में गुना हो जाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6⁴4 गुने 6⁵2 बराबर 6⁵x। अब यहाँ पर इनके घात जो है, बेस जो है, आधार जो है एक जैसा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 6⁵4 गुने 4 जोड़ 2 यानी 6⁵6, और यहाँ पर 6⁵x। अगर इन दोनों को हम तुलना करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 6, इसलिए इसका सही जवाब होगा 6। अगला सवाल, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। 21 गुने 5, 21 जोड़ 2 गुने 5 घटाओ 21 घटाओ 21 भागा 3 बराबर 12। किन दो समीकरणों को मान आपस में बदला जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले ऐसी सब संभावनाओं में सबसे पहले हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का है उसको चेंज करके हम लोग देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले 2, 3 और 4 हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 1 नंबर को, दिया हुआ है प्लस और माइनस का चिन्ह बदलने पर, प्लस और माइनस का चिन्ह अगर हम बदलते हैं तो यह बराबर 18 आता है, जो कि RHS के बराबर नहीं है। दूसरा, प्लस और भागा का चिन्ह बदलने पर भी 18 आता है, जो कि RHS के बराबर नहीं है। तीसरा, माइनस और गुना का अगर हम बदल देते हैं तो हमें बराबर 12 मिलता है, यानी LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। इसलिए ये कौन सा होगा, माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन, माइनस और गुने के साइन को अगर हम बदल दें तो हम समीकरण का आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल, 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किया। उसका प्राप्तांक उसके प्राप्तांकों का योग का 55% है। उसका प्राप्तांक क्या है, 121 और 99, 43 और 21, 58 और 36, 86 और 64। मान लिया 2 छात्र A और B हैं, माना कि B का प्राप्तांक x है, तो A का प्राप्तांक x जोड़ 22 होगा, क्योंकि उसका एक का प्राप्तांक दूसरे के प्राप्तांक से 22 अधिक है। उनके अंकों का योग हो जाएगा x जोड़ x बटा 22 बराबर 2x प्लस 22। x और x प्लस 22 बराबर कुल अंकों का 55%, यानी कि 0.55 इंटू 2x प्लस 22 बराबर x प्लस 22। तो ये हो जाएगा गुना करने पर 1.1x प्लस 12.1x
इज इक्वल टू एक्स प्लस 22, ये हो जाएगा 0.1x इज इक्वल टू 9.9। अगर इसको हम ब्रैकेट के इस साइड लेके आते हैं और इसको ब्रैकेट को इस साइड लेके आते हैं तो दोनों का साइन आपस में बदल जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9.9 बटे 0.1, यानी कि दोनों दशमलव हट जाएंगे तो हो जाएगा क्या 99 अंक। इसलिए b का प्राप्तांक कितना हो जाएगा 99 जोड़ 22 बराबर 121। अगला सवाल 5 संख्याओं का योग 555 है, पहली दो संख्याओं का योग और पहली दो संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 115 है, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होगा 178, 165, 145 या 110। हम जानते हैं कि AE बराबर AC बटा NE या SE बराबर AE इंटू NE, जहाँ AC जो है वो अंकों का योग है, NE अंकों की संख्या है और AE अंकों का औसत है। दिया हुआ है पहली दो संख्याओं का योग औसत 75 है, यानी कि 75 गुने 2 यानी कि 150। तीसरी संख्या 115 हमें दिया हुआ है, तीसरी संख्या 115 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 555 और तीन संख्याएं हमें निकल गई, यानी कि 150 जोड़ 115 यानी 555 घटाओ 265 बराबर 290। अतः अंतिम दो संख्याओं का औसत 290 बटा 2 यानी कि 145, तो सही जवाब होगा 145। अगला सवाल 40, 20, 45, 40, 35, 25, 30 x का औसत 35 है, तो x का मान क्या होगा 40, 25, 45 या 35। संख्याएं दी हुई है 40, 20, 45, 40, 35, 25, 30 और x। हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या था सभी संख्याओं बटा संख्याओं का कुल संख्याओं की संख्या। तो संख्याएं कितनी दी हुई हैं 40, 20, 45, 40, 35, 25, 30 x बराबर क्या हो जाएगा हमें 235 प्लस x। इन संख्याओं का औसत कितना है 35, इसलिए 35 बराबर क्या हो जाएगा 235 जोड़ x बटा 8, क्योंकि कुल 8 संख्याएं हैं। तो 35 गुने 8 बराबर 235 जोड़ x। 35 और 8 को हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा यह 280, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 280। 235 को बराबर को दूसरी साइड लेके जाएंगे, साइन उसका बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 280 घटाओ 235 बराबर 45, तो इसका सही आंसर होगा 45। अगला सवाल, एक बगीचे में कुल 6000 पौधे हैं, 6% पौधे आम के हैं और 3% सेब के हैं। अन्य पौधों की कुल संख्या क्या होगी 5460, 5640, 5464 या 5660। दिया हुआ है कुल पौधों की संख्या 6000, 6% पौधे आम के हैं और 3% सेब के हैं, तो अतः कुल पौधों की संख्या 6000 का 6% यानी 0.06 यानी 360 पौधे आम के हैं और सेबों के पौधे की संख्या 6000 का 3% यानी कि 0.03 यानी कि 180 पौधे। अब 360 और 180 पौधे आम और सेब के हैं, तो अन्य पौधों की संख्या क्या हो जाएगी 6000 घटाओ 360 जोड़ 180 यानी 6000 घटाओ 540 बराबर 5460। अगला सवाल, पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। 6 साल बाद पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुना से 6 अधिक थी। 6 साल बाद पिता की आयु क्या होगी 40 साल, 42 साल, 50 साल या 48 साल। मान लिया पिता की आयु f और पुत्र की आयु s है। f प्लस s बराबर 50 साल। दिया हुआ है पुत्र की आयु का योग 50 साल, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 50 माइनस f। 50 में से फादर की एज को घटा देंगे, इसको समीकरण 1 मानते हैं। 6 साल पहले पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुना से 6 अधिक थी, तो प्रश्न के अनुसार फादर की आयु से 6 साल घटाते हैं बराबर 3 गुनी थी किससे पुत्र की आयु से, यानी कि 3 गुने s माइनस 6। सन की आयु से 6 साल घटाकर उसमें 6 ज्यादा थी यानी कि प्लस 6, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2 में अगर हम समीकरण 1 का मान रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा f माइनस 6 बराबर 3 गुने s का मान 50 घटाओ f माइनस 6 जोड़ 6
तो f माइनस 6 बराबर हो जाएगा 50 में से 6 जाएगा, बचेगा 44, यानी 3 गुने 44 घटाओ f बराबर 6, तो f माइनस 6 बराबर 132 घटाओ 3f जोड़ 6, तो f बराबर f जोड़ माइनस 3f दूसरी साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3f बराबर 132 जोड़ 6 जोड़ 6, यानी कि 4f बराबर 144, f बराबर 144 बटा 4, यानी f बराबर 36 साल। अतः पिता का आयु 6 साल बाद 36 जोड़ 6 यानी कि 42 साल होगी। अगला सवाल, तीन संख्याएं 2:3:2:3:4 के अनुपात में हैं, यदि इनके वर्गों का योग 2349 है तो संख्याएं कौन सी होगी? 8, 12, 16 या 16, 24, 32 या 12, 18 या 24 या उनमें से कोई नहीं, क्योंकि संख्याएं दी हुई हैं 2:3:4 के अनुपात में हैं। तो मान लिया संख्या 2x, 3x और 4x हैं। प्रश्न बोल रहा है कि इनके वर्गों का अनुपात 2349 है, यानी 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² 2349, यानी 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² 2349, 29x² 2349, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2349 को अगर हम 29 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 81, तो x बराबर हो जाएगा √81, यानी x का मान हो जाएगा 9। अगर x का मान हम रख देते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो सही आंसर होगा इसके 18, 27 और 36, जो इसमें से दिया नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, एक वस्तु को बनाने की लागत को 3:4:2 के अनुपात में सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स में बांटा गया है। यदि सामग्री की लागत 33.660 रुपए है तो वस्तु की लागत क्या होगी? 100.80 रुपए, 11.20 रुपए, 44.80 रुपए या 22.40 रुपए। दिया हुआ है वस्तु को बनाने की लागत को 3 भागों में 3:4:2 के अनुपात में सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स में बांटा गया है। मान लीजिए इनकी लागत 3x, 4x और 2x है और इसकी लागत कीमत दी हुई है हमें 33.60 रुपए, इसलिए लागत कीमत, ये लागत की कीमत सामग्री दी हुई है हमें 33.60 रुपए और यहाँ पर यह क्या है? 3x है, इसलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा? 33.6, इसलिए x बराबर 11.2। कुल लागत क्या हो जाएगी? 3x प्लस 4x प्लस 2x बराबर 9x और x का मान हमारे कितना आया है? 9 गुने 11.2 यानी कि 100.80 रुपए, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, 675 को सबसे छोटी किस संख्या से गुना किया जाए ताकि उत्तर के रूप में एक पूर्ण घन प्राप्त हो? 3, 5, 24 या 40। तो इसका सही जवाब प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 675 का गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने पे हमें मिलता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। यहाँ पर 3 तो क्यूब के रूप में है लेकिन 5 क्यूब के रूप में नहीं है, यानी कि एक बार अगर हम 5 से गुना कर दें तो यह भी 5 भी क्यूब के रूप में आ जाएगा, यानी कि हमें इस संख्या को 675 को 5 से अगर हम गुना कर दें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। सही जवाब होगा 5। अगला सवाल, राहुल और रवि की आयु का अनुपात 3:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 हो जाता है। वर्तमान में रवि की आयु कितनी है? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 24 वर्ष। दिया हुआ है राहुल और रवि का आयु का अनुपात 3:4। माना राहुल और रवि की आयु क्रमशः 3a और 4a है। 6 वर्ष के बाद नया अनुपात 4:5 हो जाता है, यानी कि 3a + 6 क्योंकि 6 वर्ष के बाद है बट्टा 4a + 6 क्योंकि 6 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या आ रहा है हमें? 4:5। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 15a जोड़ 30 बराबर 16a जोड़ 24। 15a को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा और 24 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 16a में से 15 जाएगा तो बच जाएगा a और 30 में से 24 जाएगा बचेगा 6। तो रवि की वर्तमान आयु 4a, a का मान कितना आया? 6, यानी कि 4 गुने 6 यानी कि 24 साल। अगला सवाल, 3 बॉक्स का वजन 4, 5 और 11 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन के कुल वजन किलोग्राम में नहीं हो सकता? 20, 16, 17 या 15, यानी कि 4, 5 और 11 को जोड़कर कौन सा वजन नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा
17, क्योंकि 11 4 15 15 5 20 यह भी हो जाता है, 11 और 5 16 यह भी बन जाता है, और और 11 जोड़ 4 यानी कि 15 यह भी बनाया जा सकता है, लेकिन 17 को नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 17। अगला सवाल, यदि x जोड़ 1 बटा x बराबर 6 है तो 2x बटा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मान क्या है? 1 पूर्णांक 1 बटा 7, 1 बटा 7 या 3 बटा 7। हमें दिया हुआ है x प्लस 1 बटा x बराबर 6। अगर इसका लघुत्तम लेकर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x, और अब हमें निकालना क्या है? 2x बटा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो 2x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 6x माइनस 4x। यहाँ पर हमने 3x स्क्वायर प्लस 3 में से 3 को कॉमन ले लिया, तो हमें क्या बचा? 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। यहाँ पर 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना है? 6 है, तो 3 गुने 6x माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा? 2x बटा 14x, 14 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा 14। 2x बटा 14x बराबर 1 बटा 7, तो इसका सही जवाब होगा 1 बटा 7। अगला सवाल, 2 अंकीय की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगी? 46, 27, 37 या 62। मान लिया दिया हुआ है इकाई अंक y तथा दहाई अंक x, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। क्यों? क्योंकि दहाई का अंक x है, दहाई यानी कि 10 से गुना होगा, तो अंकों का योग 10 है, यानी कि x प्लस y बराबर 10 है। अब संख्याओं में यदि 18 जोड़ा जाता है तो संख्याएं पलट जाती है, तो नई संख्या क्या हो जाती है? x इकाई के स्थान पर आ जाएगा और y दहाई के स्थान पर आ जाएगा, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस 10y प्लस x। इसलिए 10x प्लस y जोड़ 18 बराबर क्या हो जाएगी? संख्याएं बदलने के बाद 10y प्लस x। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता क्या है? 9x प्लस 18 बराबर 9y, तो x प्लस 2 बराबर हमें क्या मिलेगा? y, क्योंकि इनमें से 9 कॉमन है, 9 को हटाया जा सकता है, हर तरफ से काटा जा सकता है, 9 तो बन जाएगा x प्लस 2 इजकल टू 9। इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर हमें दिया हुआ है 10, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। अगर हम y का मान यहाँ पर रख देते हैं x प्लस 2, y का मान हमें दिया हुआ है x प्लस 2, y का मान हमें मिला है यहाँ पर x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 बराबर 10, 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस x, यानी कि 10 घटाओ x का मान हमें मिला है 4 यानी कि 6, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 46, क्योंकि x जो है वह दहाई के स्थान पर है और y जो है वो इकाई के स्थान पर है, इसलिए संख्या हो जाएगी 46। अगला सवाल, एक कार 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 50,000 रुपये अधिक में बिकी होती तो 25% का लाभ होता। कार का क्रय मूल्य क्या है? 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए। मान लिया कार का क्रय मूल्य x है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? x का 20%, यानी वो 1.2x। 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? x का 25%, यानी 1.25x। सवाल दिया हुआ है कि यदि उसको 25% लाभ पे बेचा जाता तो 20%, तो उसको 50,000 का फायदा होता है, यानी कि 25% घटाओ 20% बराबर 50,000 रुपये, यानी कि 1/2x घटाओ 1/25x घटाओ 1/2x बराबर 50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05x बराबर 50,000, तो x बराबर मिल जाएंगे हमको
10 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब होगा 10 लाख। अगला सवाल, 1000 रुपए के एक ऋण को 2 भागों में इस तरह उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर है। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाई गई राशि क्या है? 500 रुपए, 475 रुपए, 750 रुपए या 250 रुपए। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मान लिया कि दो राशि के दो भाग है x, तो दूसरा भाग होगा 1000 माइनस x, क्योंकि 1000 रुपए के ही दो भागों में बांटा गया है। x को 10% वार्षिक ब्याज पर 5 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है और 1000 माइनस x को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है। क्योंकि दोनों राशि बराबर है इसलिए x मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 100 और 100 आपस में कट जाएंगे, ये आपस में गुना होकर हो जाएगा 50x बराबर 50,000 घटाओ 50x, तो 100x बराबर हो जाएगा 50,000, तो 1000x बराबर हो जाएगा 50,000 बटा 100 यानी कि 500 रुपये। अतः 12.5 वार्षिक ब्याज के पर दी गई राशि 1000 में से 500 रुपये अगर घटाते हैं तो वो आती है 500 रुपये। अगला सवाल, एक ट्रेन है x और y क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से a और b स्थान तक यात्रा करती है। यदि a x यात्रा में y से 1 घंटा अधिक लेती है तो a और b के बीच की दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 540 किलोमीटर या 630 किलोमीटर। दो ट्रेनें x y क्रमशः 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करती हैं। हम जानते हैं गति का फार्मूला दूरी गुने समय। माना है दोनों x दूरी तय करती हैं तो x बटा 80 घटाओ x बटा 90 बराबर 1, क्योंकि दूरी जो उनकी सेम है। तो 9x घटाओ 8x बराबर बटा 720 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 720 किलोमीटर। तो a और बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 720 किलोमीटर। अगला सवाल, विनोद धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है और वापसी में वही दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में विनोद गति ज्ञात कीजिए। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया हुआ है विनोद जो है वो धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करता है और धारा के विपरीत वह 3 घंटा में तय करता है। धारा के विपरीत में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और धारा में उसकी 4 घंटा प्रति घंटे की चाल है वो, लेकिन दोनों स्थिति में वह वापस आता है तो दूरियां चूंकि समान है इसलिए धारा की दिशा में दूरी बराबर धारा के विपरीत दिशा में दूरी वह समान होगी। यानी कि u जोड़ 3 इंटू, हम देख रहे हैं कि धारा की गति जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो u जोड़ 3 धारा की गति के साथ गुने 4, क्यों? क्योंकि वो 4 घंटे में वो दूरी तय करता है और बराबर किसकी होगी? u घटाओ 3 धारा के विपरीत दिशा में गुने 6, क्योंकि वही दूरी वह 6 घंटे में तय करता है। क्योंकि दूरी वह समान है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि 4u प्लस 12 बराबर 6u घटाओ 18, यानी कि 30u बराबर 2u, 30 बराबर 2u, तो u बराबर कितना जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में विनोद गति कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, प्रभात ने 12 दिनों में कार्य का 1/2 हिस्सा पूरा किया है। संतोष शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है? 12 दिन, 4 दिन, 8 दिन या 16 दिन। प्रभात 12 दिनों का कार्य 1/2 हिस्सा पूरा कर चुका है। प्रभात ने एक दिन में 1/24 हिस्सा पूरा किया है। संतोष शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। संतोष के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। संतोष और प्रभात ने पूरे किया गया हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/24 जोड़ 1/12 बराबर 1/8। संतोष और प्रभात एक दिन में 1/8 हिस्सा पूरा कर सकते हैं।
इसीलिए संतोष और प्रभात दोनों मिलकर 8 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। अगला सवाल है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें पता चले यह वीडियो आपको कैसा लगा और उस अनुरूप हम और भी सुधार कर सकें।